नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए हैं, है ना। एनसीईआरटी में हम क्लास 6 का साइंस विषय पढ़ रहे हैं। इसमें हम 13 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। अगला आता है 14 चैप्टर। 14 चैप्टर है, ये है जल। क्या है? जल। देखिए, अब इसमें हमें पूरा चैप्टर के बारे में यही पढ़ना है कि जो जल होता है ये होता क्या है और जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक, क्या होता है जल, ये कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे, इन्हीं सब के बारे में हम विधिवत जानकारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें? मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना करिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे अन्य कार्य भी कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त और भी अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? ठीक है, आप बस सपोज दैट मान ही लीजिए कि आपके परिवार को सप्ताह तक प्रतिदिन यानी कि डेली केवल 1 ही बाल्टी पानी मिले, तब क्या होगा? 1 बाल्टी पानी में उसमें नहाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, ठीक, बाकी तमाम जितने भी कार्य होते हैं वो कैसे हो पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है ना कार्य कर पाना। और भी तमाम अन्य कार्य, जैसे अगर छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं अपने बालकनी में तो उनको भी पानी देना, सींचना, तो ऐसे तमाम ढेर सारे ऐसे कार्य जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जरा सोचिए। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको ये अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में हम लगभग जल की कितनी मात्रा तक उपयोग करते हैं? तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं विधिवत। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? जो जल है वो प्रतिदिन हम कितने जल का उपयोग करते हैं? तो चलिए इसमें जानते हैं। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की आप सूची बनाइए जो भी हम कार्य करते हैं। साड़ी 14.1 में क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इस प्रकार की साड़ी आप अपनी नोटबुक में भी बनाइए, जैसा कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इधर जल से नहाया जा रहा है, ठीक, इधर कपड़े साफ किया जा रहा है, यहाँ पर ये पीने के लिए कुएं से पानी निकाल रही हैं। ऐसे और भी बहुत ढेर सारे कार्य होते हैं। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। अब डेली एक चार्ट बनाइए इस तरीके से और इसमें आप मापिए, जैसे कि पीने में कितना पानी खर्चा हुआ, फैमिली के हिसाब से कि 8 लीटर 10 लीटर कितनी पानी खर्चा हुए। आप उसको मग से भी, गिलास से, बाल्टी से, कैसे भी करके आप माप सकते हैं या फिर लीटर में भी माप सकते हैं। ब्रश करने में कितना पानी आपने खर्चा किया, नहाने में कितना पानी खर्चा किया, ऐसे ही बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने, शौचालय, फर्श साफ करने या फिर कोई अन्य कार्य जैसे कि पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना हुआ। ठीक, अब यहाँ पर परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा, अब ये जितना आपने खर्चा किया है उसको लिखिए और यहाँ पर टोटल करिए कि हम कितना खर्चा किए हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। अब जब ये पूरा आपने टोटल कर लिया है तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डेली कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को 1 वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। ये तो आपने डेली का हिसाब किया, ऐसे ही पूरे मंथ में कितने पानी की आवश्यकता है और पूरे वर्ष में लगभग में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपने जितनी मात्रा निकाली है अपने परिवार के जितनी भी सदस्य हैं, 8 फैमिली में 8 संख्या है, 9 है, 10, 12, 15 कितने लोग रहते हैं, यह आपके परिवार के एक सदस्य की 1 वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा कि 1 वर्ष में एक फैमिली के द्वारा यानी कि परिवार के एक सदस्य के द्वारा इतने जल की खपत होती है। पता लगाइए
कि आपके गांव शहर में कितने लोग रहते हैं। इसी प्रकार से आप ये भी मालूम करिए कि आपका गांव है या शहर है, जहां भी आप रहते हैं वहां पर टोटल कितने लोग रहते हैं। अब आपको ये बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। जैसा कि मान लो कि एक पर्सन खर्चा कर रहा है एक वर्ष में 10,000 लीटर। कितना? 10,000 लीटर, है ना। तो ऐसे ही एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तब कितना खर्चा होगा, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 के हो जाएगा। कितना खर्चा हो जाएगा? 1000 के। इतने जल की खपत होगी, ठीक, पूरे गांव की एक साल में। ये तो हम बस मान करके वैसे ही बताए हैं लगभग में। बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता? ठीक, अब वो सोच रहा है कि जैसे हम जल को यूज कर रहे हैं, क्या ऐसे ही सभी जगह पर सब लोग समान मात्रा में जल यूज करते हैं? ठीक, अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर वो अपना काम कैसे चलाते हैं, वो सोच रहा है। तो चलिए आगे हम लोग भी पढ़ते हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां या अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं को प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका प्रयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं वो भी किससे? पौधों से ही प्राप्त होता है। ये हम पिछले चैप्टर में विधिवत पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। हमें कोई भी पेड़ पौधों को उगाना है तो उन्हें जल की आवश्यकता होगी ही होगी। क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। बहुत ढेर सारी वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो जल है ये आखिर में हमें मिलता कहाँ से है? ठीक, अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से लाते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, नल या फिर कुओं से ही निकालते हैं, है ना। कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य ये कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ पर टोटी के द्वारा, यानी कि सिंटैक्स में पानी भरा रहता है और उसको सभी लोग यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वो जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही प्राप्त किया जाता है या फिर नल से ही निकाला जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है और ये टंकियों के द्वारा सारे घरों में ऐसे पहुँचाया जाता है। ठीक, यहाँ पर नल बना हुआ है, नल के द्वारा भी पानी आता है। नदी है, नदी के द्वारा, ठीक। तो ऐसे ही जगह जगह से, तमाम जगहों से जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी अथवा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? अब हम ये भी सोच सकते हैं कि नदी, तालाब, झरने, कुएं, यहाँ से तो हम जल इकट्ठा करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जल कहाँ से आता है? अगला यहाँ पर बोझो सोच रहा है। बोझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता हो। तब क्या आप जल की उतनी मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं, है ना। अगर आपको मेहनत करके कहीं दूर से पानी लाना हो तो शायद आप उतना यूज नहीं कर पाएंगे जितना कि टोटियों के द्वारा घरों में मिल जा रहा है पानी यूज करते हैं, है ना। फिर आगे यहाँ पर है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए पृथ्वी की संरचना बनी हुई है।
महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। अच्छा बताइए, जो हमारा पृथ्वी है, ठीक, इस पर कितने भाग जल हैं? तो मालूम ही होगा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना भाग? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक, इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है और इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है? समुद्र में और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले हुए होते हैं, जिससे जल खारा होता है। अगर आप समुद्र का जल पिएंगे तो आप बिल्कुल नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो खारापन उसमें होता है और नमकीन होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कार्य, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कॉलरिज द्वारा सन 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की एक पंक्तियाँ भी सुनी होंगी। ठीक, ये एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखा हुआ है पोयम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। क्या है? हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। वो अपनी पोयम में लिखते हैं कि हर जगह तो जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद तक नहीं है। ठीक, जल तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन प्यास इतनी लगी हुई है, उसमें से हम कोई एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ कवि ने महासागर में भटके हुए किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। ठीक, कि महासागर में कोई भटका हुआ है। अब महासागर में है तो वहाँ पर जल तो चारों तरफ है, लेकिन वो इतना प्यासा है, उसकी एक करुण गाथा है कि पानी वो पी नहीं सकता है, बिल्कुल खारापन है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? ऐसा क्यों है जो पानी हम यूज करते हैं, जो तालाब है, नदियाँ हैं, कुएं, झरने, वो पानी पीने के लायक हैं, वो इसमें खारापन नहीं है? ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में विधिवत पढ़ना और जानना होगा। तो देखते हैं जल चक्र क्या है। जल के विलुप्त होने की युक्ति। ठीक है, यानी कि जो जल है, जल विलुप्त होने की युक्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े धुल करके और गीले कपड़े बाहर डाल देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वो कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं, तो उसमें जो पानी था वो पानी गया कहाँ? तो चलिए इसके बारे में विधिवत जानते हैं। आपने कितनी बार ये देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है, वहाँ भी जल बिल्कुल नहीं बचता है। तो ये जल जो होता है, पानी, ये जाता कहाँ है आखिर में? ये देखिए यहाँ पर कपड़े टंगे हुए सूखते हुए, और यहाँ पर क्या है, ये जो पानी था, इन कपड़ों में जो पानी था, ये क्या हुआ, भाप बन करके और ऊपर उड़ गया है। ठीक, ऊपर कहाँ? आसमान में। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? ये हम चैप्टर 5 में विधिवत पढ़ भी चुके हैं। हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें ये बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना। ये मैंने बताया भी था कि जल है, अगर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जल वाष्पित हो गया था और नमक शेष बच गया था। तो गर्म करने पर क्या होता है? जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम ये भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः हम देख नहीं सकते हैं। हमने ये भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है, तभी वो गैस रूप में परिवर्तित होगा।
हमने ये भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे कि खेतों में पानी अगर भर दिया जाता है तो कुछ समय के बाद में वो पानी बिल्कुल सूख जाता है, तो सारे पानी क्या होते हैं, जलवाष्प बनकर के ऊपर उड़ जाते हैं। अध्याय 5 में हमने इस बात का उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता था, जिससे हमें नमक प्राप्त होता है ना। पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं। वाष्पन के लिए आवश्यक ये ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, इसका पता हम लगाते हैं। चलिए अगला है क्रियाकलाप 2। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का आप परीक्षण करिए। एक प्लेट में थोड़ा सा जल लीजिए, दोनों प्लेट में लीजिए, एक को धूप में रखिए, एक को छांव में रखिए। फिर आप दोनों में अंतर क्या देखेंगे, क्या जल विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है, उसी प्लेट का पहले विलुप्त होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी। ठीक है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। दिन के समय में जब खूब सूरज निकला रहता है, जब खूब तेज धूप होती है, तो महासागर, नदियाँ, जो झील, तालाब होते हैं, उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी गर्म होकर के क्या होता है, वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। जब सूरज निकला रहता है, उसकी को तेज रोशनी होती है, तो क्या होता है, वो रोशनी चारों तरफ फैलती है, और चारों तरफ फैलने के बाद में जहाँ पर अंधेरा, जहाँ पर छाँव थी, वहाँ का पानी भी धीरे धीरे होकर के वाष्प बनकर उड़ गया है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी क्रिया है, इतनी जल्दी जल वाष्पित नहीं होता है। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत ही कम देख पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जल वाष्प में परिवर्तित होता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और भी अधिक तेजी से होता है। फिर इसमें पौधों द्वारा जल की क्षति। जो पौधे होते हैं, पौधों के द्वारा क्या जल की क्षति होती है। अध्याय 7 में हमने पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, एक गिरा गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि ये क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? बहुत ज़्यादा, है ना। ये तो केवल अनुमान ही लगाया है कि गेहूं के खेतों से लगभग 500 लीटर जल अनुमानतः वो ऊपर जलवाष्प में परिवर्तित होता है। तो ऐसे तो बहुत ढेर सारे जल की मात्रा परिवर्तित होती होगी जलवाष्प में, है ना। जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष उपयोग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें अपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण भी किया था। अध्याय 7 में हमने इसका परीक्षण भी किया हुआ है। आप पिछले चैप्टर में जाकर के देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों
द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये जो वाष्प बन करके गया है ऊपर आसमान में जल वाष्प के रूप में, वो फिर से जल के रूप में हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है, आगे देखते हैं। बादल कैसे बनते हैं, इसमें क्रियाकलाप 3 दिया गया है। जल से आधा भरा गिलास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक वेट करिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का बाहर से परीक्षण करिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आ गई हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती हैं और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती हैं। और संघनन की क्रिया हम चैप्टर 5 में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर ये आप चित्र में देख भी सकते हैं कि गिलास बना हुआ है ना। गिलास में यहाँ पर क्या है, बर्फ़ रखा हुआ है। आप भी इधर ट्राई कर सकते हैं, इधर तो बर्फ़ भी मिलने लगा होगा। तो इसमें आप बर्फ़ रखेंगे, ये बर्फ़ रखा हुआ है यहाँ पर। तो बर्फ़ रखते हैं, आप क्या देखते हैं, जो गिलास है, गिलास की बाहरी सतह पर, ये जो बाहरी सतह है, यहाँ पर ऐसे बूंद बूंद के रूप में आपको पानी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, संघनित होकर के जल बाहर दिखता है, ये जल की कणिकाएं बाहर दिखती हैं। चलिए आगे और भी पढ़ते हैं। पहली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी हैं। आप लोग भी देखे होंगे। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? बिल्कुल हैं। क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? ठीक, तो ये क्या है, संघनन के कारण होता है। सर्दियों में आप लोग भी देखे होंगे, जब सुबह सो करके उठिए तो उसके बाद में पेड़ पौधों की पत्तियों पर हल्के ओस के रूप में आप देखे भी रहे होंगे। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, क्या होता है, ऊपर जाने पर ताप में कमी आ जाती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है, तब तक तो हवा गर्म है, लेकिन जैसे ही ऊपर गई हवा ठंडी हो गई। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर के छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं, उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही ऊपर गई, क्या हुआ, ये जो छोटी छोटी बूंदें थी, ये जल कणिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये ही छोटी जल कणिका जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। और जब जल कणिका के रूप में बन गई तो वही हमें बादल के रूप में तैरती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर के एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। ये देखिए बादल बना हुआ है। ठीक है, तो जो बादल होता है, ये क्या होता है, जल की कणिकाएं ही मिलकर के बनती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वह नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और जब वही बूंदें खूब ढेर सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो इतनी भारी हो जाती हैं कि बूंद बूंद के रूप में गिरने लगती हैं, जिससे हम वर्षा कहते हैं या बारिश कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। और विशेष परिस्थिति में आप लोग ओले के रूप में भी गिरते हुए देखे होंगे। वो भी जल का ही रूप है जो बर्फ में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। पुनः सागरों की ओर वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? लेकिन फिर से जब जल धरती पर गिर गया तो उस जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। और ये विभिन्न ढंग से होता है। पर्वतों पर हम हिम जो होता है पिघल कर जल बन जाता है। जब पर्वत पर हिम यानी कि बहुत बड़े बड़े
जो बर्फ होते हैं वो पिघल करके जल बन जाते हैं। ये जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वो भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं, अतः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। कुछ नदियों का जल होता है जो झील में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। आप लोग वर्षा के समय देखते भी हैं कि चाहे छोटा मोटा तालाब हो, ठीक है, सब भर जाता है। तालाब, नदी, झरने सब भर जाते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख भी लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन वापस वायु में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, फिर से वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। भौम जल जो कि कुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है, कुआं और नल के द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भी भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की क्षति चिंता का भी विषय है। ठीक है, पहले एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है, उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती हैं। ऐसे भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम ये जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में चला जाता है। ठीक, जो पेड़ पौधे होते हैं ये मृदा को पकड़ करके रखते हैं और जल के कटाव को रोकते हैं, और जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं रहते, पेड़ पौधे नहीं रहते, वहाँ पर पानी भी नहीं रुकता है। ठीक है, फिर वो पानी बह करके दूर सागर, महासागर और नदियों में चला जाता है। ऐसा भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर जल चक्र बना हुआ है। यहाँ से बारिश हुआ, बारिश होने के बाद में पानी आकर के गिरा नदियों में, फिर ये महासागरों में आया, फिर यहाँ पर सनलाइट पड़ा और फिर सनलाइट से फिर ये जलवाष्प के रूप में पहुँच गया। ठीक है, ऐसे यहाँ से पानी बादल से गिरता है और फिर ये जलवाष्प के रूप में फिर ऊपर पहुँच जाता है और अंत में वापस महासागर में लौट जाता है। जल के इस चक्रण करने को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच ये जल चक्र निरंतर परिक्रम है। ये भूमि पर जल की आपूर्ति भी बनाए रखती है। अगला पॉइंट है, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। ठीक, जब नॉर्मल बारिश हुई, वर्षा हुआ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारी वर्षा हो जाए तब क्या होगा। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। ऐसा कौन सा स्थान है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपने भारत देश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत से फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर ही निर्भर करता है कि अब जब मानसून आ जाएगा, बारिश होगी, तभी हम फसल बोएंगे। जैसे कि धान की फसल जब मानसून आती है, बारिश होता है, तभी बोया जाता है। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का स्तर जो है, जल स्तर वो बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। ऐसे ही हर गांव में या फिर जगह जगह क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक, जब जल स्तर बढ़ जाता है नदियों में तो क्या होता है, वो सारे पानी शहरों में और गाँव की तरफ आकर के तबाही मचाने लगते हैं। ये खेतों, वनों, गांव और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति भी होती है। जैसे यहाँ पर ये चित्र में आप देख भी सकते हैं। ठीक,
किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्व जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। फिर अगला पॉइंट है, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। अच्छा, आप ये सोचिए कि अगर काफ़ी समय तक बारिश ही ना हो तब क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि ये वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर भी गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की कमी हो जाती है, जिससे कि सूखा भी पड़ जाता है। ना तो फसलें तैयार होंगी, ना ही लोगों को खाने पीने के लिए यूज करने के लिए जल की मात्रा उन्हें उपलब्ध होगी। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना भी दुर्लभ हो जाता है, जैसे कि जानवर भी मरने लगते हैं। कदाचित आपने हमारे देश के संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में भी सुना होगा कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है। अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से भी चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़ करके इसके बारे में आप पता लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें जल को संरक्षित करना आवश्यक होगा कि ऐसी सिचुएशन ना आने पाए। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। ठीक, वैसे तो बहुत ढेर सारे जल है, लेकिन जो हमें उपयोग करना चाहिए उसकी मात्रा बहुत ही सीमित है, जो आए दिन घटती ही जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ही बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का भी प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में भी जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का हमें विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, यानी कि जल का हमें सिर्फ उतना ही प्रयोग किया जाए जितना हमें आवश्यक है। हमें जल को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि जल को बेवजह उसको खराब नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है, हम वैसे ही टंकी खोल करके चला दिए, नल खोल करके चला दिए, वैसे ही पानी गिर रहा है। जल को हमें बचाना चाहिए। अगला पॉइंट है वर्षा जल के संग्रहण। वर्षा के जल का संग्रहण, हम वर्षा के जल का भी संग्रहण कर सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। जब वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहित कर लेना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र ये है कि जल जहाँ गिरे वहीं पर उसे एकत्र कर लीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें, मकान होती हैं, ये नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता होगी। तो क्या करें, वर्षा का हम जल संग्रहण कर लें। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। पहला है जल के छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक, इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना बहुत आवश्यक होगा। इस जल को भंडारण टैंक में
एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में किसी गड्ढे तक हम ले जा सकते हैं, जहां से ये मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। और एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे ही पहुंचा दिया जाए, जैसे कि बहुत ढेर सारे जगहों पर ऐसी नालियां बनी भी होंगी। और पहला यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है कि छत पर वर्षा जल संग्रहण, यहाँ से बारिश हो रहा है, छत पर पानी गिर रहा है और यहाँ से ये पाइप के द्वारा यहाँ पर ये ज़मीन में ला करके पहुँचाया जा रहा है, ताकि इसके बाद में फिर भौम जल के द्वारा हम पुनः प्राप्त कर सकें। यहाँ पर प्रमुख शब्द बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम जलवाष्प, जल चक्र, ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप फिर पुनः पढ़ सकते हैं। सारांश, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकता है क्या? जल। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में भी गिरती हैं। वर्षा, ओले अथवा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की ही आवश्यकता है। इसलिए हमें जल की बचत भी करनी चाहिए। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, मैंने बता दिया है। ठीक, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के लिए तो ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर पढ़ा दिया। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आता है, ये भी एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में सूखा भी ला सकता है। अगला यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। कथन सत्य है कि नहीं ये भी है। ये देखिए, बादल कैसे बनते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। सूखा कब पड़ता है? ठीक, सूखा कब पड़ता है ये भी हम पढ़ा दिए हैं। अच्छा, एक पॉइंट बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, तो आप लोग भी ये सोचिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हमारे चैनल पर पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।